हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ओसीडी के बारे में। आप तो जानते ही हैं ओसीडी में क्या होता है। ओसीडी में मन में कुछ अपने आप ही विचार आते हैं, कुछ तस्वीरें बनती हैं, या फिर शरीर के स्तर पर आपको कुछ भी भावनाएं महसूस होती हैं, कुछ अर्जेस नेचुरली आपको फील होती हैं, कुछ थॉट्स रिपीटेडली आते हैं, कुछ थॉट्स की सीरीज़ इस तरीके से चलती रहती है। कई बार मन में ही इंसान उस पज़ल को सॉल्व करता रहता है और कई बार फिज़िकल कंपल्शंस करता रहता है। ये सब कुछ चलता रहता है क्योंकि एंग्जाइटी बहुत होती है। अगर आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया तो वह एंग्जाइटी रिलीज़ नहीं होती है। तो ये तो आप जानते ही हैं। आज मैं आपको एक केस के बारे में बता रही हूँ जिससे आपको ये भी समझ में आएगा कि ये ओसीडी धीरे धीरे कैसे बिल्डअप हो जाता है, और साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आएगा कि करना क्या होता है। देखिए, ये जो लेडी हैं, इनको ओसीडी की शुरुआत ऐसे हुई कि इनके हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ। इनके हस्बैंड जॉब में है और ट्रांसफरेबल जॉब है, तो अब इनका ट्रांसफ़र हुआ। तो वहाँ पर ये एक रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते थे। अब ये रेंट पर रहते थे, तो जो इनके लैंडलॉर्ड थे, तो वहाँ पर जो दादी जी थी उनको खांसी रहती थी। अब खांसी रहती थी, इनके लैंडलॉर्ड जो थे वो ऊपर रहते थे और इनको नीचे वाले पोर्शन को रेंट पर दिया गया था। तो वो क्या करती थी, छज्जे पे खड़े होकर ही थूक देती थी। खांसी उठती थी उनको और वो थूक देती थी। तो इन्होंने कई बार ऐसे नोटिस कर लिया कि उनको खांसी होती है और वो ऊपर से ही थूक देती हैं। कई बार नीचे आंगन में या फिर इनकी दीवार पर भी इस तरीके से वो थूक गिर जाता था। तो इनको बहुत घिन सी चढ़ती थी। अब लेकिन वो मकान मालिक हैं तो डायरेक्टली कुछ कह नहीं पाती थी। कुछ दिनों तक इस तरीके से बर्दाश्त करे। फिर इनको जब ज़्यादा उससे प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि जब वो थूकती थी तो म्यूकस भी आता था इस तरीके से, और कई बार थूकती ही रहती थी। अब उनको भी होगी परेशानी, और वो बुज़ुर्ग हैं, इस तरीके से परेशानी में ही ऐसे थूक लेती होंगी। अब इनको इतनी इससे गंदगी और घृणा चढ़ने लगी, उन्होंने फिर वहाँ पर पानी डालना शुरू कर दिया। अब उन्होंने पानी डालना शुरू किया। थोड़े टाइम बाद जब वो लगातार इस तरीके से कभी थूक देती थी, कभी नाक इस तरीके से वो करके नीचे फेंक देती थी, मतलब कुछ ना कुछ इस तरीके से गंदगी कर देती थी वो। जब काफ़ी टाइम तक ये सब चलता रहा और ये कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि इन्होंने अपने हस्बैंड से बोला, हस्बैंड ने बोला कि अरे क्या करना है, फिर मालिक बुरा मान जाएगा, फिर वो बोलेंगे मेरी माँ को कह रहे थे, कभी पता चला घर चेंज करना पड़ गया, अच्छा खासा ठीक घर है, कहाँ जाएंगे, यहाँ से मेरा ऑफिस भी पास पड़ता है। इस तरीके की रीजनिंग देके हस्बैंड ने इग्नोर कर दिया। लेकिन क्योंकि ये सारा दिन घर में रहती थी और अक्सर दिन में 3 से 4 बार ये एपिसोड हो जाता था, तो इन्होंने पहले मग से वहाँ पर पानी डालना शुरू किया। लेकिन इनकी इरिटेशन, घृणा सी जो थी उस चीज़ से, वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। फिर उन्होंने वहाँ पर सर्फ डाल के सफाई करनी शुरू कर दी कि अरे थूक दे दिए हैं, नाक यहाँ पर फेंक देती हैं, इस तरीके से कुछ भी ऐसे फेंक देती हैं गंदा कि खाली पानी से साफ़ नहीं होगा। और अंदर अंदर वो फ्रस्ट्रेशन, वो इरिटेशन, वो सप्रेशन इनके बढ़ता चला गया। और ऐसा ही 3-4 महीने जब चला तो इनको वो हैबिट, वो इरिटेशन इतनी ज़्यादा होने की वजह से इनको क्या हुआ, एक साफ़ सफाई का वहम होना शुरू हो गया। अब वो नहीं भी थूक रही होती थी तो इनको लगने लगा कि उन्होंने थूका होगा, और फिर इनको कुछ भी चीज़ हल्की सी भी कहीं से गीली होती कुछ भी, तो इनको लगता कि ये थूक ही है। और उन्होंने फिर उस वहम पर भी एक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और फिर वहाँ पर उस वहम पर एक्ट करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि अगर गंदगी है तो फिर क्या सोल्यूशन निकाला दिमाग ने, भाई सफाई करो, गंदगी है तो सफाई करो। अब वो गंदगी कभी कभार दिखे तो एक अलग बात है, लेकिन वो गंदगी जो है अब वो वहम की तरह दिखने लग गई थी। तो वहाँ पर सफाई भी उस वहम के अनुसार अब ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। वो धीरे 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 इतना ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इनके हस्बैंड रहते नहीं थे, अब इनके पास बच्चा कोई था नहीं, तो ये अकेली रहती थी। अब अकेला इंसान है, घर में है, उसे कोई रोकने टोकने वाला है नहीं कि चलो भाई घर में कोई और इंसान हो तो कुछ रोके टोके कि तुम ये क्या कर रही हो या ये गलत कर रही हो। तो हस्बैंड को भी इस बात की कोई खबर नहीं थी कि दिन भर कितना सफाई करती रहती है, बार बार धुलाई करते रहना, अपने हाथों को साफ़ करना, कई बार यहाँ टच हो गया, वहाँ टच हो गया, अपने कपड़े बदल लेना, इस तरीके से सब कुछ ऐसे। जिस भी दिन इनके हस्बैंड की छुट्टी होती थी, संडे को या किसी और भी दिन, तो उस दिन ये बहाना मारकर घर से बाहर निकलती ही नहीं थी, मतलब अपने रूम ही रूम में रहती थी।
कोई भी सफाई नहीं करना बाहर को आकर, कुछ भी नहीं, इस तरीके से बहाना बना देती थी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने 2-4 बार ट्राई करा था दादी जी की कंप्लेन करने के लिए, लेकिन वो सुन नहीं रहे थे। तो इनको ये था कि हस्बैंड देखेंगे तो फिर वो बोलेंगे कि तुम निकलवाओगे इस घर से, ये है वो है, डांटेंगे। तो ये अवॉइड करने लगी। उस टाइम पर ये बाहर निकलती नहीं थी और घर में संभाव अपने रूम्स में, किचन में जैसे तैसे मैनेज कर लेती थी। लेकिन ये बीमारी ऐसे कहाँ रुकने वाली है। तो अब ये धीरे 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 इतना इनका वो बढ़ता चला गया कि हस्बैंड के सामने भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन इतनी ज़्यादा अंदर बढ़ने लगी कि इनके घर के अंदर भी एंटर कर गई। केवल उस आंगन में नहीं, वो अंदर भी एंटर कर गई। अब इन्हें अंदर भी ये लगने लगा कि मैं बाहर गई थी, मैंने सफाई करी थी, कभी मेरी चप्पल में लग गया या मेरे सूट से लग गया है, और अंदर में आई थी तो मैंने बर्तन छुए थे, उसमें भी फैल गया है। तो उन्होंने बर्तन भी दोबारा साफ़ करने, धोने, मतलब अपने घर के अंदर की भी साफ़ सफाई करनी शुरू कर दी, और अपने आप ही नहाना, हाथ धोना, ये सब इस तरीके से फैलता चला गया। तो देखिए ओसीडी को ट्रिगर कैसे हुआ, ये ओसीडी इनका, कि वास्तव में वो गंदगी थी कि अगर कोई भी इंसान ऐसे बार बार थूकता रहेगा और उसके थूक में वो बलगम भी आ रहा है, कभी वो नाक से नक रहा है नीचे, इस तरीके से कुछ भी ऐसे कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ये तो किसी को भी घिन चढ़ेगी। अब वो घिन चढ़ेगी उसको। अब यह है, ऐसा है कि वो बुज़ुर्ग हैं, अगर उनको इस तरीके की कोई तकलीफ़ है तो ये तो खुद के भी एक बेसिक मैनर्स होते हैं कि इस तरीके से वो थूकें तो नाली पे जाके थूकें या वॉश बेसिन में थूकें। लेकिन अगर किसी इंसान को इतनी समझदारी नहीं है और वो इतनी गंद फैला रहा है, और उनके घर में जो और उनके बेटा बहू और जो उनके पोता पोती रहते थे वो भी सब बर्दाश्त कर ही रहे थे, लेकिन उन सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि दादी की आदत ऐसी है, कुछ कह रहे हैं तो ये सुनती नहीं है इस तरीके से, और क्या ही कहें। मतलब उन्होंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन इन्होंने ध्यान दिया और इनको बहुत ज़्यादा इस पर गुस्सा आने लगा, इरिटेशन होने लगी। तो वो गुस्सा, इरिटेशन इनके मन में इस तरीके से बैठ गई कि इनको ओसीडी ट्रिगर हो गया। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर किसी के सामने लगातार गंदगी भी हो रही है और उसको वो गंदगी, तो डेफिनेटली ये गंदगी तो ऐसी है ना, किसी को भी पसंद नहीं आएगी, नहीं पसंद आ रही है, लेकिन वो इरिटेट नहीं हो रहा, वो बार बार उसी चीज़ को अपने दिमाग में रिपीट नहीं कर रहा। क्या कर रही है इस बुढ़िया ने, तो नाक में दम कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, ऐसे मतलब एक फ्रस्ट्रेशन से, एक झल्लाहट सी नहीं निकल रही है नॉर्मली कि हाँ ठीक है, ये अम्मा जो ऊपर रहती है ना, इनकी आदत बहुत गंदी है, बहुत ही गंदी है। ऐसे लाइटली भी अगर ऐसे बोल देते तो कोई बात नहीं, लेकिन वो जो अंदर अंदर उन्होंने बताया कि कोसना इसको, इसकी बुढ़िया नर्क बना रखा है यहाँ पे, जीवन हर समय थूकती रहती है, मरती भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब बहुत सारी ऐसे मन में फ्रस्ट्रेशन और वो इरिटेशन, वो जो लगातार इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, वो जो घुटन सी थी कि कोई मेरी सुन नहीं रहा है, वो सब जाकर बीमारी में कन्वर्ट होती है। क्योंकि लगातार अगर आप इतना फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, इतना इरिटेटेड रहते हैं, इतना स्ट्रेस आपको रहता है, इतना आप ओवर थिंक कर लेते हैं इस बात को, इतना सप्रेस्ड फील करते हैं, तो उससे आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री बिगड़ती है, यानी कि केमिकल इम्बैलेंस होता है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज़्यादा आपके रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। और फिर आप सफाई वहाँ पर जब वो कर रहे होते हैं तो अब दिमाग को एक सोल्यूशन मिल गया कि अगर आपको गंदा लग रहा है तो इसकी सफाई करनी है। लेकिन रुकना कहाँ है ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि कोई भी चीज़ आप बार बार दोहराते हैं तो क्या होता है, दोहराने से कोई भी आदतें पक्की होती हैं। ऐसा नहीं होगा कि अभी भी आप दोहरा रहे हैं तो आदत आपकी कच्ची होती चली जाएगी, पक्की होती चली जाती है। और ये अपने उस इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन में उस चीज़ को करते करते वो अब फैलता चला गया, एक जनरलाइज्ड हो गया कि यहाँ गंदा है, वहाँ गंदा है, यहाँ गंदा है, वहाँ चेन बन गई बरी की। क्योंकि इनको क्या था कि ये बहुत गंदगी कर रही है और थूक में या नाक से नक रहे हैं आप, कुछ भी इस तरीके का बॉडी जो वेस्ट सिक्रीशन होता है, तो डेफिनेटली उसमें जर्म्स का भी डर होता है, इंसान को गंदी वाली फीलिंग भी आती है, एक है ना घृणा की सी फीलिंग आती है। तो वो सब चीज़ें कि अगर थूक पे कुछ लग गया है या कुछ मेरा टच हो गया है या पैर पड़ गया है तो वो फैलेगा, गंदगी फैलने का डर इनको, और या यही कि इसमें इतने जर्म्स होते हैं और ये सब फैल जाएंगे, हम लोग भी बीमार पड़ जाएंगे। क्योंकि हमेशा से सुना हुआ होता है ना, किसी को बहुत खांसी हो रही है, इस तरीके से बार बार वो थूक रहा है या नाक से नक रहा है, दूर रहो उससे, ना आपको इन्फेक्शन हो सकता है, जर्म्स फैल सकते हैं। तो वो सब भी हमारे अंदर होती है पुरानी लर्निंग। तो इससे करते करते इनको वो फियर डेवलप हो गया और ये ऐसे ऑब्सेशनल वे में ये सब क्लीनिंग करने लगी। फिर उनके हस्बैंड को भी पता चल गया, मियाँ बीवी में और झगड़े होने लग गए हैं। अब उन्होंने ये झगड़ों को देखते हुए रोज़ रोज़ के इन्होंने घर भी बदल लिया, कहा यहाँ पे बहुत परेशान है, यानी कि ये जो ऊपर बुढ़िया माँ रहती है इसकी वजह से इसको ओसीडी है और इस वजह से ऐसा हो रहा है, तो ये हम घर ही चेंज कर लेते हैं तो शायद इसकी ओसीडी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन
वो जो आदत साल 1.5 साल की उनको पड़ गई थी, वो घर बदलने से नहीं बदली अब, क्योंकि दिमाग ने उसकी प्रैक्टिस कर ली, सफाई पर बहुत ज़्यादा फोकस चला गया और इतनी सफाई कर ली उसके लिए ऑब्सेशन। अभी उन्होंने, क्योंकि उनके ऑफिस के पास ही था वो घर, तो थोड़ी दूर पर ही दूसरा घर ले लिया। अब वहाँ पे इस तरीके की कोई भी लेडी या जेंट्स नहीं थे जो इस तरीके की गंदगी करते थे। वहाँ पर बिल्कुल सफाई थी, वहाँ पर भी लैंडलॉर्ड रहते थे। लेकिन वहम, इस घर से उस घर तक वहम चला गया। तो वो वहम जो इनके साथ गया, वहाँ पर भी इनको ऐसा लगता है, क्योंकि उस घर में भी बुजुर्ग थे, कैसे कैसे हो सकता है बुढ़ापे में लोग गंदगी नहीं करते, करते होंगे ये भी। तो वो वहम होने लगे, कुछ भी अगर कहीं पर भी गीला सा, कुछ भी चिपचिपा सा पड़ता था तो उनको वही लगता था ये बलगम है, ये थूक है। इस तरीके से इनको वही सब चीज़ें दिमाग में घूमती थी। और क्योंकि जो दूसरा घर था वो 8-10 घर छोड़कर ही था, तो इनको ये था कि इस घर के लोग भी तो उधर वॉक करते हुए जाते हैं, उधर से आते हैं, क्या पता उस बुढ़िया ने थूक रखा हो और वहाँ पर उनका पैर पड़ गया और वो चप्पल लेकर आ गए हो यहाँ पर। वही सब वहमबाजी से वहाँ पर भी उतनी सफाई वफाई से भी ये कंटिन्यू रही। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ओसीडी ऐसा ही मैनिपुलेटिव है। आपके अंदर एक बार कोई भी वरी, फियर ऐसे बैठ जाता है तो फिर उससे जनरलाइज करने लग जाता है। और इसका कॉज है आप क्या, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन किसी भी चीज़ से। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे सफोकेटेड, सप्रेस्ड फील करते हो, कोई भी चीज़ रिपीटेडली ऐसी हो रही है जो आपको नागवार गुजर रही है, या कोई भी और बहुत बड़ा स्ट्रेस आपकी लाइफ में, तो उससे आपकी केमिस्ट्री बिगड़ती है। और फिर आपको पता होता है, एक पार्ट आपका बता रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं भी है, या इसके होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, लेकिन वो जो दूसरा पार्ट जो हैबिचुअल हो जाता है वो आपको फोर्स कर रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है एक ही आदमी के अंदर 2 आदमी हैं, स्प्लिट हो गए हैं। एक माइंड ऐसा बोलता है कि जो सही है, वास्तविकता है, उसको मानता है, लेकिन जो दूसरा माइंड है जो फोर्स कर रहा होता है आपको कि नहीं इसका कंपल्शन करना ही करना है, मतलब आपको वो रिलीफ ही नहीं आता जब तक आप वो कंपल्शन नहीं कर लें, मतलब साफ़ सफाई ना कर लें। ये एक बहुत ही ऐसी द्वंद्व की स्थिति हो जाती है, क्योंकि बाहर वाला नहीं समझ पाता कि आपके मन में क्या चल रहा है, और यही सब समझते समझते टाइम बहुत खिंच जाता है और परेशानी हो जाती है। देखिए, कोई भी गंदगी तो गंदगी ही है वास्तविकता में, लेकिन सामान्य रूप में महसूस हो रही हो तो सही है, लेकिन जब आपका दिमाग उसे मैग्नीफाई कर देता है, यानी कि उसको बहुत बड़ा चढ़ा कर देखने लगता है और फिर वो जनरलाइज्ड जाती है, तो कई सारे डिस्टॉर्शंस होते हैं। मैग्निफिकेशन यानी कि जो गंदगी थी पहले भी थी ना आपके लिए, ऐसा तो है नहीं कि पहले कभी किसी को थूकते हुए नहीं देखा होगा, कहीं थूक पड़ा हुआ नहीं देखा होगा या बलगम नहीं देखा होगा, तो वो थी, लेकिन वो उससे इरिटेशन जुड़ने की वजह से मैग्नीफाई हो गई। जिस भी चीज़ से आप खुद देखिए, जनरल भी देखिए, अगर आप कभी इरिटेटेड होते हैं बहुत, तो छोटी सी भी बात आपको बहुत बड़ी लगने लगती है ना। तो वो जो इरिटेशन वाला इमोशन था, जो वो फ्रस्ट्रेशन जो अंदर अंदर ओवर थिंक किया, उससे वो चीज़ बहुत बड़ी हो गई। अब वो बड़ी हो गई है बहुत ज़्यादा ना, उसमें आपने बहुत सारे एक्शंस भी ले लिए, तो एक्शंस लेने से वो रियल बन गई है। तो अभी वो जगह चेंज कर लेने से सॉल्व नहीं हो रही प्रॉब्लम। तो हमें ये समझना है कि हमारे माइंड ने उसे मैग्नीफाई कर लिया है और जनरलाइज कर दिया है, और उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा खतरा मान रहा है, अगर यहाँ हुआ, अगर वहाँ छुआ हुआ, उसके पैर आ गए होंगे तो क्या होगा, ये सब चीज़ें, मतलब मल्टीपल डिस्टॉर्शंस। इमोशनल रीजनिंग भी हो जाता है कि जो फीलिंग्स है वही फैक्ट लगती हैं। फैक्ट देखना भी नहीं चाहता कि सच्ची में है या नहीं है, लेकिन बस जो फीलिंग्स है वो वही लगता रहता है। तो अब इस सब से बचने के लिए हमें करना क्या होता है, हमें ना बेसिकली जब भी हमें डाउट्स हो रहे हैं, अगर सच में कुछ किसी ने थूका है या कुछ भी और तरीके की गंदगी है, तो ऑफ कोर्स उस गंदगी से आपको बचना भी है और ज़रूरत पड़ने पे सफाई भी करनी है। लेकिन जब आपको वहम हो रहा है, लग रहा है, तो आप ना उसको, जो थॉट आपका माइंड जो सजेशन दे रहा है, उसके डिस्प्यूट करो कि क्या एविडेंसेस हैं इस बात के, जो मुझे लग रहा है वही है। मतलब जो इमोशनल रीजनिंग डिस्टॉर्शन है, जिसमें आपको जो फीलिंग्स ही फैक्ट्स लग रही हैं, उसे आप चैलेंज करो और फैक्ट बेस ही एक्शन लो कि अगर मुझे कुछ फैक्ट मिलेंगे, और कैसे मिलेंगे, अपनी इन 5 सेंसेस का सहारा लो आप, कि जो मुझे आँख से दिखाई देगी, जो मुझे छूने पे कुछ गंदगी महसूस होगी, या फिर मैं स्मेल आ रही होगी इसमें से कुछ, मैं उसको ही गंदगी मानूंगी और तभी मैं कुछ साफ़ सफाई करूँगी। क्योंकि इस तरीके से वहम में जीना कि आप वहाँ थे नहीं, यहाँ लगा होगा, वहाँ छुआ होगा, यहाँ ये हुआ होगा, इस तरीके से तो जीवन कोई भी जी नहीं पाएगा, क्योंकि कल्पनाएं अनंत हैं। जब भी रियल वरी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी गंदगी है, चाहे वो पॉटी है या टॉयलेट है या थूक है, किसी का कुछ भी है,
उस पर आपका पैर पड़ेगा और फिर वो 10 जगह फैलेगा। ये क्या हुआ, एक रियल कि आप उससे बचकर चल रहे हैं, दूसरों को भी बचने के लिए अरे बच जाओ फैल जाएगी, ये एक रियल वरी है, इस पर एक्शन तुरंत आएगा। लेकिन जो एक हाइपोथेटिकल वरी है, मतलब काल्पनिक ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो जाएगा, ये एंडलेस होती है क्योंकि इसमें कल्पनाएं मन एक से दूसरा, दूसरे से तीसरी चेन बुनता रहता है और उस पर एक्शंस जो आते हैं वो राइट एक्शंस नहीं आते हैं। आप देखो ओसीडी कभी भी आपको कोई बहुत अच्छा एक्शन जो कंपल्शन है वो सजेस्ट नहीं करता जिससे कि आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। वो बार बार कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिलता है लेकिन फिर से वही कंपल्शन करना पड़ता है आपको। तो जो भी हाइपोथेटिकल वरीज होते हैं आपकी, जो आपके मन में किसी भी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन से रॉन्ग बिलीफ आपने बिठा लिया और आप अज्यूम करते रहते हैं, वो अजम्पशंस ही आपके मन में चलती रहती है, वो सारी वरी की चेन को तोड़ना है। और उस वरी की चेन को तोड़ने के लिए आपको रियल एविडेंस बेस ही एक्शंस लेने हैं। जैसे जैसे आप रियल एविडेंस बेस एक्शन लेना शुरू करेंगे और बाकी जब भी आप श्योर नहीं हैं, कोई एविडेंस नहीं है, उन एक्शंस को लेना बंद करेंगे, तकलीफ़ होगी, एंग्जाइटी होगी, मैं मानती हूँ। लेकिन उस एंग्जाइटी को आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से, मेडिटेशन से, वॉक पर जाकर, कुछ फन एक्टिविटीज़ को कर कर अपने आप को रिलैक्स रखकर धीरे धीरे उस एंग्जाइटी को जाने दें। क्योंकि कोई भी फीलिंग है उसकी नेचर होती है कि कुछ टाइम बाद वो डिक्रीज़ होगी ही होगी, 100% होगी और फिर कुछ टाइम बाद वो वैनिश हो जाएगी। लेकिन उस मोमेंट में बस अगर आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि ओसीडी में कंपल्शन ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक आप कंपल्शन करते रहेंगे, जब तक आपका ओसीडी रीइंफोर्समेंट होता रहेगा। लेकिन जब आप कंपल्शन करना कम कर देंगे और एक्सपोज करेंगे उस चीज़ को, उस सिचुएशन को फेस करेंगे, तो वहाँ पर आपकी एंग्जाइटी कम होने लगेगी। जैसे उस लेडी को बोला कि अब वापस से उस वाले घर में जाओ मिलने के लिए, आपने छोड़ दिया है कोई बात नहीं, लेकिन आप वहाँ रहे हो तो आप मिलने जा सकते हो उनसे, क्योंकि आप उनसे कोई लड़कर थोड़ा ना अलग हुए हो। उनको कुछ रीज़न देकर कि आपको यहाँ पर स्पेस की कुछ प्रॉब्लम है, आप तब घर शिफ्ट किया था आपने, तो आप वहाँ पर उनसे मिलने जाओ और बैठो वहाँ पर, कुछ घंटे बैठो और देखो, वेट करो, क्या पता आपका रियल टाइम एक्सपोजर हो जाए कि फिर से वो दादी इस तरीके से थूक दें या कुछ ऐसे कर दें, और वहाँ पर आप देखो। और इस बार जब वो थूकें तो जो आपको एंग्जाइटी हो, जो आपको परेशानी हो, उसको बियर करने की कोशिश करो और उसको बियर करो, अपने आप को एक्सप्लेन करो, अंदर अंदर अपने सांसों को लंबा गहरा करो और समझो ये नॉर्मल है। घर के बड़े बुजुर्गों को कई बार तकलीफ़ होती है तो इस तरीके से वो ऐसा गंदा भी फैला देते हैं, लेकिन अब इसकी वजह से घर के बड़े बुजुर्गों को घर से निकाल थोड़ा ना दिया जाता है। और उनको बहुत ज़्यादा कई बार हम कहने की स्थिति में भी नहीं होते हैं, उनको ये सब चीज़ें नहीं सिखा सकते कि बेसिक हाइजीन का आप ध्यान रखिए, मजबूरी होती है ऐसी। तो इस तरीके की अगर परिस्थिति भी है तो संभालो। देखो ज़रा उन नर्सेस के बारे में सोचो, उन केयर टेकर्स के बारे में सोचो जो दूसरों का इस तरीके से कभी उल्टी करा रहे हैं, कभी कोई थूक रहा है ना, उसके आगे पॉट रख रहे हैं, कभी पॉटी करा रहे हैं, सूसू करा रहे हैं, इतना सब केयर करते हैं। तो वो भी तो लोग हैं ना जो अपनी जॉब हंसकर मुस्कुरा कर भी करते हैं और वो भी नॉर्मल रहते हैं। उनको तो कोई ओसीडी नहीं हो जाता क्योंकि वो उसको अपना जॉब मानकर इस बात को समझते हुए कि ऐसा किसी इंसान को तकलीफ़ है, वो इसलिए ऐसा कर रहा है, और वो इस बात को ऐसे इरिटेशन की तरह अपने मन में नहीं बिठाते हैं, इसलिए वो रोज़ाना इस तरीके का सर्विसेज दे रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल रहते हैं। लेकिन आपको ओसीडी क्यों हो गया? क्योंकि आपने इस चीज़ से घृणा को अपने मन में बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया, आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए इस चीज़ से और आपने अंदर अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचा, बार बार आपने उस चीज़ को चेक किया, इसलिए आपके अंदर हो गया। जब भी आपको इस तरीके की घृणा महसूस हो, आपको बहुत इरिटेशन हो, आपको बहुत एंग्जाइटी हो, तो हमेशा एक ऐसे केयर टेकर को याद करो जिसका हर दिन का जॉब है ऐसे मल्टीपल लोगों के साथ, है ना। कभी ऐसे हो ना, आप में से कोई भी कभी हॉस्पिटल एडमिट हुआ होगा, आपका कोई प्रियजन एडमिट हुआ होगा, तो आपने देखा होगा कि कई बार वो बेड से उठने की परिस्थिति में नहीं होते, तो किसी को वॉमिटिंग आ रही है तो भी उसके सामने ऐसे पॉट कर दिया जाता है कि लो इसी में कर लो, है ना। ऐसे थूक ना हो किसी को, या फिर सुसु पार्टी के लिए भी इस तरीके से कराया जाता है ये सब चीज़ें। तो वो भी तो लोग होते हैं ना, उनको कोई ओसीडी थोड़ी ना हो जाती है। तो आप याद करो, इससे आपको हिम्मत मिलेगी बहुत ज़्यादा। और फिर या कहीं पर कोई रियल गंदगी भी है तो अगर आपको लग गया है कि आपका सपोज़ हाथ टच हो गया किसी चीज़ का, तो हाथ ही तो धोना है, पूरा नहाने की क्या ज़रूरत है। अब एक बात बताइए, आपके पूरे शरीर में, फुल बॉडी में, सपोज़ कीजिए आपकी इस उंगली में कोई चोट लगी है, फ्रैक्चर हो गया है, तो इस उंगली पर प्लास्टर चढ़ेगा या पूरे के पूरे हाथ पर, पूरे शरीर पर ही पूरे सब जगह प्लास्टर चढ़ जाएगा?
है ना, वहीं तो होगा ना। तो जहाँ पर भी कुछ आपको ऐसा लग भी रहा है कि कभी ऐसा हो जाता है कि गंदगी से आप एक्सपोज्ड हो जाते हो, लेकिन उसमें ऐसा थोड़ा ना कि आप पूरा ही हर बार नहाना शुरू कर दें। तो इस तरीके से तमाम एक्सपोजर टेक्निक्स उनको सिखाई गई, उनको समझाया गया। CBT, ERP, हिप्नोथेरेपी की मदद से कुछ महीनों में जाकर अपनी वो OCD से आप मुक्त हो चुकी हैं। तो हमने इस वीडियो में समझा कि कैसे OCD हमारे कुछ ऐसे इमोशनल बॉदरेशन से अंदर बैठ जाती है और फिर हमारे अंदर ही एक दूसरा पार्ट भी हमारा हमें डोमिनेट करने लग जाता है, और किस तरीके से रियलिस्टिक वे में हम समझकर हर चीज़ को अपना सेल्फ कंट्रोल बढ़ाकर OCD से मुक्ति दे सकते हैं। अब इस वीडियो में मैंने आपको चंद 2-4 उनके जो हमने रिकवरी जर्नी में उनको टेक्निक सिखाए उनका जिक्र किया, लेकिन जब एक्चुअल में किसी का ट्रीटमेंट होता है तो उसमें 100 टेक्निक्स उनको सिखाई जाती हैं, जो कि सारी वीडियो में बताना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि जब आप ठान लेते हैं कि आपको OCD से मुक्ति चाहिए तो आपको OCD से मुक्ति मिल ही जाती है। अब सबका केस अलग अलग होता है, तो हो सकता है कि सबकी एक्सपोजर की या कॉग्निटिव टेक्निक्स अलग अलग हों। आप इन वीडियो से सीख कर कोई भी लर्निंग लेकर अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा आइडियाज़ मिल ही जाता है कि जैसे कि हम वो आइडिया अपने माइंड में कैच कर लेते हैं कि हाँ, हमारी वाली जो प्रॉब्लम है वो इस तरीके से सॉल्व हो सकती है। तो ये सारी वीडियोस बनाने का यही पर्पस है कि ताकि आप घर बैठे ही अपनी हेल्प कर सकें और OCD से मुक्त हो सकें। कोई भी OCD सफ़र देखे प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि OCD एक बहुत ही गंदी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कराती है और बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ देती है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।